हेलो दोस्तों। आज फिर आपका स्वागत है हमारी राज्य व्यवस्था की तीसरी क्लास में। अभी तक हमने भारतीय संविधान के इतिहास के बारे में बात की है, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो एक्ट आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी। एक्ट ऑफ सेटलमेंट को लाने का एकमात्र उद्देश्य रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रह गई थी उनको दूर करना था। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इसके अलावा 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट आया। इस एक्ट के द्वारा ही दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। दोहरा प्रशासन मतलब कि कार्यों को बांट दिया जाना। तो यहाँ पर दो कमेटी बनाई गई, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कार्य व्यापारिक मामलों के लिए नीति निर्माण करना था, जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का कार्य राजनीतिक मामलों के लिए नीति निर्माण करना था। इसके बाद 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम आया। इस एक्ट के तहत ये नियंत्रण बोर्ड, जिसको हम बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स कह रहे थे, इसके सदस्यों और कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी। अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार कर रही थी, उससे जो राजस्व एकत्रित हो रहा था, राजस्व अर्थात धन जो एकत्रित हो रहा था, उसमें से ही बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स या नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों के वेतन आदि दिए जाने लगे। इसके 20 साल बाद 1813 ईस्वी का चार्टर्ड एक्ट आया। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थी। कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि कंपनी अब 20 साल तक के लिए और व्यापार कर सकती थी। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया। अभी तक कंपनी के पास एकाधिकार था कि वह केवल भारत के साथ व्यापार करेगी, पर इस एकाधिकार को 1813 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा छीन लिया गया। मतलब कंपनी के अलावा भी कोई भी भारत के साथ व्यापार कर सकता था, परंतु कंपनी को चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब कि केवल भारत के संदर्भ में एकाधिकार छीना गया था, पर कंपनी चीन के साथ व्यापार कर सकती थी। चीन के साथ व्यापार के लिए उसके पास एकाधिकार था, और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के लिए उनको 20 साल तक के लिए एकाधिकार प्रदान किया गया था। कुछ सीमाओं के अधीन ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के व्यापार खोल दिया गया। कुछ सीमाएं निर्धारित कर दी गई कि अगर कोई भी ब्रिटिश नागरिक भारत के साथ व्यापार करना चाहता है तो वो इन सीमाओं के अधीन ही व्यापार कर पाएगा। इस तरीके से कुछ सीमाएं निर्धारित करके ब्रिटिश नागरिकों को भारत के साथ व्यापार करने दिया गया। इसके 20 साल बाद 1833 ईस्वी का चार्टर्ड एक्ट आया। इस अधिनियम की विशेषताएं निम्नलिखित थी। इस एक्ट के तहत कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। मतलब कि अब कंपनी व्यापार नहीं कर सकती थी, केवल कंपनी का कार्य राजनीतिक हस्तक्षेप रह गया। अब भारत में कंपनी का एकमात्र कार्य था भारत पर शासन करना। देखिए, पॉइंट नंबर 2 में बताया भी गया है कि कंपनी का एकमात्र कार्य भारत पर शासन करना रह गया। शासन करना मतलब कि हमने सबसे पहली क्लास में पढ़ा था कि किसी क्षेत्र या देश में शासन करने के नियमों को ही तो हम राजनीति कहते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1833 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जबकि गवर्नर को
बंगाल का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कहा गया। इस तरीके से बंगाल के गवर्नर जनरल बनने वाले पहले व्यक्ति लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे और यहाँ पर 1833 ईस्वी में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनने वाले व्यक्ति लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कुछ और विशेषताएं हैं इस अधिनियम की। बम्बई और मद्रास की परिषदों को कानून निर्माण की शक्तियों को वापस ले लिया गया। बम्बई और मद्रास को की परिषदों को उनके लिए अपने अपने कानून बनाने की शक्तियां प्रदान की गई थी, जो इस अधिनियम द्वारा वापस ले ली गई। कानून संबंधी परामर्श के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। कानून बनाने के लिए पहले बम्बई और मद्रास की परिषदों को अलग अलग कानून निर्माण शक्तियां दे दी गई थी। वो अपने अपने कानून बना सकते थे, पर जब इनकी शक्तियों को खत्म किया गया तो गवर्नर जनरल की परिषद, जिसमें एक अध्यक्ष जो कि गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उसके अलावा 3 सदस्य हुआ करते थे, उसी में इस अधिनियम के तहत एक और सदस्य को जोड़ा गया। इस तरीके से उसमें 4 सदस्य हो गए और एक अध्यक्ष हो गया, और वह चौथा सदस्य जो जोड़ा गया, उनका कार्य विधि संबंधी परामर्श प्रदान करना होता था। इस अधिनियम के द्वारा भारत में दास प्रथा को कानून विरुद्ध कर दिया गया। मतलब कि अब कोई भी भारतीय दास नहीं रख सकता था, किसी भी व्यक्ति को दास नहीं बनाया जा सकता था। 1843 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराए जाने का प्रावधान किया गया। अर्थात कि इस अधिनियम द्वारा किसी भी व्यक्ति को ये जो 5 आधार रखे गए, धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश, रंग, इनके आधार पर 4 इनके आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता था। मतलब कोई भी व्यक्ति कंपनी में कार्य कर सकता था। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद को पूरे देश के लिए एक बजट बनाने का अधिकार दिया गया, जिसके द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद पूरे देश के लिए एक ही बजट बनाने लगी। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया। कानूनों का वर्गीकरण मतलब कि क्रिमिनल और सिविल कानून, ये जैसे वर्गीकरण है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। इस तरीके से कानूनों को विभाजित किया गया। जैसे हिंदी में कहें तो फौजदारी और व्यावहारिक, उदाहरण के लिए। तो ऐसे करके कानूनों को विभाजित किया गया, अलग अलग कानून किए गए, और इस कार्य के लिए एक विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था इसी अधिनियम के द्वारा की गई, और इस तरीके से बने प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड मेकाले बने। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं।